बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशहूर बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि इर्द गिर्द जब आप नज़र दौड़ाते हैं और जिस तरह के विजुअल्स और जिस तरह के मनाजिर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, वो इंतहाई तकलीफ़देह, इंतहाई कर्बनाक और बहुत ही दिल दहला देने वाले वो मनाजिर हैं, ख़ासतौर पे भारत के। क्योंकि भारत में भी पाकिस्तान से मिलते जुलते हालात हैं, जो गुरबत है, जो वसाइल हैं, जो उनका हेल्थ का सिस्टम है, फिर उनकी आबादी ज़ाहिर है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर कोविड-19 को लेकर ये जो सेकेंड वेव है वहाँ वहाँ पर इंडिया के अंदर, उसमें जितनी तेज़ी से इजाफा हुआ शायद हुकूमत को इसका अंदाज़ा या इदराक नहीं था, और जो पहले से प्लानिंग होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। और अब हम वहाँ पे देख रहे हैं कि सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हुई है और इतनी बुरे हालात इस वक्त वहाँ पे हो गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है हॉस्पिटल्स के अंदर, और लोग अपने प्यारों को अपने सामने मरता हुआ देख रहे हैं। ये सारी सूरत हाल देखते हुए अल्लाह ना करे पाकिस्तान का जो इस वक्त हेल्थ का सिस्टम है, हमारे पास जो वसाइल हैं, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, उसको लेके बहुत सारे सवाल जो हैं वो जहन में आते हैं। आज हम उन्हीं सवालों को सामने रखेंगे और हमें ज्वाइन किया इस वक्त डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बराए हेल्थ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जो मैंने ये भी तमहीद बांधी है, खासतौर पे भारत का जिक्र किया है, क्योंकि इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है, वहाँ की हुकूमत को शायद अंदाज़ा नहीं था या अंदाज़ा था, उसके बावजूद उन्होंने उस तरह से हिकमत अमली जो है वो तरतीब नहीं दी, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई इंतहाई तशवीशनाक है वहाँ पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ खास करम भी है, उसकी ज़ात का, अल्लाह ताला ये करम जारी रखे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन मैं और हुकूमत की भी बहरहाल हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि इकदाम उठाए हैं हुकूमत ने। लेकिन ये जो ऑक्सीजन वाला मसला है, काइंडली ये सब लोगों के जहनों में इस वक्त ये सवाल है, अगर आप इसको एड्रेस कर दीजिए। क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी कि ऑक्सीजन की जो पाकिस्तान के अंदर जो पैदावार है उसका 80% हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा है, और आगे अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल जो है उसमें केसेस में इजाफा होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर क्या ये काफ़ी होगी या इसके लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दी है हुकूमत ने? डॉक्टर साहबा। जी, रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ आजकल जो हमारी प्रायोरिटी और जो फोकस है वो ये का इशू भी है। जी। और नो डाउट कि जिस तरीके से हमारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन आ रहा है, सबसे ज्यादा बर्डन ऑक्सीजन पे आ रहा है, क्योंकि कोविड के लिए सबसे ज्यादा जरूरत ही हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनके लिए ऑक्सीजन की होती है, चाहे वो हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड्स हो या वो वेंटिलेटर वाले बेड्स हो। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं वो की जा रही है। सबसे पहले ये है कि हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मैं आपको पिम्स की मिसाल दूंगी कि वहां पर जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं जिनके लिए ऑपरेशन थिएटर्स यूज होते हैं उनको फौरी तौर पर बंद किया गया। इलेक्टिव सर्जरीज जो है वो वाली सर्जरीज होती है जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती और वो बाय चॉइस रहे होते हैं, उसको रीस्केड्यूल किया जा सकता है। तो ठीक। इस तरह ऑपरेशन बंद करने से बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी कोरोना वार्ड्स की तरफ। तो इस की एक तरीके से ये तो हॉस्पिटल के अंदर की एक मॉनिटरिंग है। दूसरी सही। तरफ जाहिर के हॉस्पिटल जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है इसको भी बढ़ाने की तरफ हुकूमत गौर कर रही है। अभी हम अपनी 90% कैपेसिटी पे जा रहे हैं, मजीद थोड़ी सी गुंजाइश है, तो जाहिर है कि उस कैपेसिटी को भी कोशिश की जाएगी कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। साथ साथ जो ऑक्सीजन है तकरीबन 80%, 75 to 80% जो है ये हेल्थ केयर सिस्टम को जाती है, चाहे वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को की जाए या वो सिलेंडर्स के थ्रू लोगों को जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उनको दी जाती है। तो बाकी जो है वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्री सप्लाई की जाती है। इस वक्त भी मेरे गौर है कि फॉर द टाइम जो है इंडस्ट्री सप्लाई रोकी जाए और अच्छा। वो वाली वो भी हॉस्पिटल की जाए। और तीसरी जो ऑप्शन सारी इम्पोर्ट की है कि बाहर से जल्द से जल्द जो है उसको सिंप्लीफाई किया जाए और इम्पोर्ट की तरफ जो है वो वर्क करे। ठीक है, ठीक। तो ये तीनों जो डॉक्टर साहिबा तजावीज़ हैं, हम जैसे भी मिशल बात कर रही थी भारत की, और उन्होंने शायद वक्त पर फैसले नहीं किए, और इस वक्त जो पेशेंट्स हैं या उनके अटेंडेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लिए हमें भारत के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। तो कबल अज़ वक्त हमें फ़ैसला करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि ऑप्शन है भी,
तो फैसला अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए? अगर हमने ऑर्डर प्लेस करना है इम्पोर्ट का तो अभी हम कर दें, या इंडस्ट्री को रोकनी है गैस की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, तब भी हम रोक दें, बजाय इसके कि जब सर पे चीज़ आए और उस वक्त हम हंगामी बुनियादों पर फैसले करें। नहीं जी, ये बिल्कुल ये चीजें जो हैं ये बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी के ऊपर हैं, और ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये बिल्कुल सामने हैं, और ये ऐसे ही हमें पड़ेगी। बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है ऑक्सीजन की सिचुएशन की, और हर स्टेप उठाया जा रहा है ऑक्सीजन की कंजर्वेशन की तरफ भी। ठीक। और बिल्कुल जैसे ही जरूरत पड़ेगी तौर पे जो है ये तरफ डाइवर्ट हो जाएगी पूरी, उसकी जितनी इस वक्त प्रोडक्शन है और वो जी। कहाँ कहाँ utilize होती है, इस सब में जो है गवर्नमेंट के नोटिस में है, बहुत सही। क्लोज मॉनिटरिंग हुई है, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी ये ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स जो हैं ये फंक्शनल बिल्कुल हो ठीक है जाएंगे। डॉक्टर साहबा, ये अंडरस्टूड भी होना चाहिए, लोगों को भी इद्राक है इस बात का, हम सबको है कि जाहिर है वसाइल जो है वो उतने नहीं है, और जो सूरत हाल है जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें बहरहाल हमें एहतियात का जो एलिमेंट है, ये जो ऑप्शन है उसी के ऊपर ज़्यादा जो है इस वक्त गौर करना होगा और ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। हम आपको टेलीफोन लाइन पे लेंगे डॉक्टर साहबा, दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं। शहजाद, ये जो ऑक्सीजन वाला मसला है, अब इसमें ऑप्शंस बताएं डॉक्टर साहबा ने, 3 ऑप्शंस हैं। एक तो इंडस्ट्री को जो जा रही है ऑक्सीजन, उसको वहाँ से रोक के और हॉस्पिटल्स को जो है वो मुहैया किया जाए, अगर कम पड़ जाती है, क्योंकि अभी 80% जो है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स को दी जा रही है। लेकिन अगर फिर भी जो है वो कम पड़ती है तो फिर ये इम्पोर्ट की जा सकती है, लेकिन वो भी इतने जल्दी नहीं हो पाएगा, ज़ाहिर है उसमें वक्त लगेगा। तो फिर हमारे पास ऑप्शन जो है वो एक ही है, वो बार बार हमें बताना पड़ता है क्योंकि उस ऑप्शन को इख्तियार नहीं किया जा रहा जिस तरह से किया जाना चाहिए, देखिए, और वो हमारे है पास एहतियात। हमें दुनिया में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुर्ब जवार में 2 बहुत बड़ी मिसालें हैं, एक चाइना की मिसाल है, एक भारत की मिसाल है। चाइना ने जहाँ से मुबैना तौर पर इस सारे वायरस का आगाज़ हुआ, वुहान उन्होंने कैसे इसको कैप किया, काबू कंट्रोल किया। किया। दूसरी तरफ भारत है, जहाँ पर हमने देखा कि बड़ी लापरवाही की गई, जलसे भी हुए, जुलूस निकले, वहाँ पे मजहबी त्यौहार भी आपने देखे, और BBC वगैरह की रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि हज़ारों लाखों लोग हैं बगैर मास्क पहने आपको नज़र आ रहे होंगे, भले बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और उसके साथ साथ जैसे ऑक्सीजन की बात हो रही थी, तो क्रिटिक्स यही बात कर रहे हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने हॉस्पिटल को जो ज़रूरत से ज़्यादा या नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उसके बजाय उन्होंने दोबारा डाइवर्ट कर दी इंडस्ट्री की तरफ। ये सारे अवामिल इकट्ठे हुए, और अब इस वक्त जो भारत के अंदर क्राइसिस है कि आप देखें कि विंटर्स में एक दिन में 10,000 के करीब उनके केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, और अब गर्मियाँ जिसका आगाज़ है और 3.5 लाख तक उसकी तादाद पहुँच गई बिल्कुल है, विच ऐसे इज़ ही है। हॉरेबल। 24 घंटे में 24 ये घंटे में 24 लोग इस घंटे में बात पे गौर करें कि सिर्फ 24 घंटे में भारत के अंदर 3 लाख, मेरे ख्याल में 45,000 तो मैंने देखे नहीं, जी। 3.5 लाख केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। कई आपको और केसेस मुझे और रिपोर्ट उन्हें भी नहीं हुए हैं। पता कि ट्रू, कितने ही बिल्कुल केसेस ठीक जो कह रहे हैं रिपोर्ट ना हुए हों। बहुत से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हों भारत के अंदर, बहुत से ऐसे हो जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि इतना वास्ट और बैकवर्ड एरियाज बहुत ज़्यादा जहाँ से रिपोर्टिंग इतनी नहीं होती। सो द पॉइंट, केस इन पॉइंट इज़ के 2 मिसालें हमारे सामने हैं। अब हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें और भारत के पीछे चल पड़ें, या खुदा न हम खास्ता। चाइना को फॉलो करें, और जिस तरीके से उन्होंने सारे का सारा, ठीक है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने, हुकूमत ने भी और उनके अवाम ने भी आपस सिर्फ में हुकूमत तो ताउन कर ही किया, नहीं सकती है ना नहीं कर शहजाद, सकती। अवाम को बिल्कुल। साथ देना है, हर चाइना, इंडिविजुअल जी को साथ बिल्कुल, देना है। लेकिन चाइना को थोड़ा सा ये एज हासिल है कि वहाँ पर जैसे हम बार बार करते हैं कि वो शख्सी आज़ादियाँ और उस तरीके से हम कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि जी हमारी आज़ादियाँ सल्ब कर ली गई। लेकिन बहरहाल उन्होंने रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू कॉल इट, उन्होंने ये काम किया, उसको कंट्रोल किया और दुनिया को दिखा दिया। वो शहर जहाँ से इस वायरस का आगाज़ हुआ उसको उन्होंने वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया। सो यू कैन वेल इमेजिन, एक और मुल्क है इस पूरी दुनिया में, उसका नाम है इसराइल। उस पर हम बहुत तनकीद करते हैं कि उन्होंने उनकी जो तो ह्यूमन राइट्स वैक्सीनेशन का क्राइसिस सारा प्रोसेस वो उन्होंने किया, पूरा मुकम्मल कर वो लिया। एग्जैक्टली वो किया। लेकिन उसके साथ जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ वायरस फ्री कंट्री। सो वो कैसे हुआ कि उन्होंने जैसे तैसे भी किया, लेकिन एक काम करके दिखा दिया दुनिया को। तो हमारे पास मिसालें हैं, हमें चाहिए कि उनको हम फॉलो करें। और अगेन जो डॉक्टर साहबा से मैं बात कर रहा था और गुजारिश कर रहा था कि आपने सही कहा कि ऑर्डर आप प्लेस करेंगे, ऑर्डर जाएगा, वहाँ से जहाज़ आएगा, जो वो आएगी, तो इट विल टेक टाइम। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक जी बार फिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, ये जो सवाल हम उठा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि देखें अभी इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि हमें पहले से हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर लेनी चाहिए, तैयार कर लेनी चाहिए। मैं सिर्फ पूछना आपसे चाह रही हूँ कि अगर इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो क्या उसके लिए गौर हो रहा है, उसके ऊपर कोई बातचीत जारी है, किसके साथ जारी है, क्या यहाँ तक मामलात पहुँचे हैं या अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल ये चीज, ये ऑप्शन जो है ये एनसीओसी में डिस्कस हो रही है। आज अच्छा। शाम को भी इसके ऊपर
बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है। असद उमर साहब ने मीटिंग को चेयर किया है और इन सारी ये ऑप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ ये एनसीओसी के डिसीजन के मुताबिक ही आपको बता रही हूँ। और डेफिनेटली हुकूमत जो है वो इम्पोर्ट करने का जो भी मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी काम कर रही है कि उसको किस तरह शॉर्टन किया जा सकता है और किस तरह क्विकली जो है वो सारा प्रोसीजर किया जा सकता है। मगर पहली तो इस वक्त हमारे अपने मुल्क में अभी जो कैपेसिटी है उसको टैप किया जा रहा है और मीनवाइल इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि जरूरत ना पड़े हमें बाहर से इंपोर्ट करने की, मगर कुछ आइडिया दे उसके ऊपर सकती भी हैं आप वर्किंग हो रही है जी कि पाकिस्तान में अभी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? अगर इंडस्ट्रीज को नहीं दी जाती और हॉस्पिटल्स की तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है तो फिर कितना फर्क पड़ जाएगा? कोई आप आइडिया दे सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने बताया ना कि इस वक्त जितनी हमारी ऑक्सीजन प्रोडक्शन है उसकी 75 to 80% हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ है और बाकी इंडस्ट्रीज को जाती है। तो वो भी अगर इधर डाइवर्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। काफी सारी ऑक्सीजन जो है वो सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम मुसलसल ये बात करते चले आए हैं कि वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया है और वॉक इन वैक्सीनेशन भी हो रही है। 60 साल से ज़्यादा मरीज़ों की रजिस्ट्रेशन भी लोग करवा रहे हैं। जो फैसला हुआ था कि पूरे तमाम यानी पाकिस्तान के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर एज वैक्सीनेशन को खोल दिया जाए, वो स्टेज कितनी दूर है? इंशाल्लाह ताला ईद के फौरी बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी बाकी एज ग्रुप के लिए भी। और वो जैसी उनकी रजिस्ट्रेशन एक खास हद तक पहुंचेगी तो उनके लिए भी शुरू हो जाएगी। मीनवाइल हम लोग जो 50 प्लस है वो ईद तक हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग कवर हो जाए ताकि ईद के बाद जब बाकी एज ग्रुप्स के लिए रजिस्ट्रेशन खुले तो फिर उनके लिए भी जो है वो एक मुख्तसर सवाल डॉक्टर साहिबा, वो ये कि पाकिस्तान के ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में काफ़ी ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्राइवेट वैक्सीन ख़रीद कर लगवा सकते हैं और अगर ऐसा वो करें तो शायद जो सरकारी वैक्सीन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उस पर दबाव कम हो जाए। तो क्या आप अर्ज करेंगी कि ऐसे लोग जो साहिब हैसियत हैं वो बजाय सरकारी अस्पतालों के बोझ बनने पे अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट कंसल्टेंट से भी रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मेरी तो यही दरख्वास्त होगी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको एक नेकी समझ के वो अपने पे करके अपने आप को लगवाएं ताकि उनके हिस्से की वो वैक्सीन जो है वो किसी डिजर्विंग तक पहुंच सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं। ठीक, सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक तो ये जो हमने भारत में देखा कि भी जो कुंभ का मेला उनका जो होता है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो गए। पाकिस्तान में जाहिर है हमारा सबसे जो अहम और जिसे हम कहते हैं जो फेस्टिविटी वाला एक इवेंट होता है वो ईद है और अभी रमज़ानुल मुबारक है, इसमें भी इज्तिमात होते हैं। आगे ईद पे जाहिर है लोग अपने इलाकों में जाएंगे, आबाई इलाकों में ईद करने के लिए और फिर वो इंटरेक्शन होगा। तो सूरत हाल को देखते हुए, इतनी बड़ी एग्जाम्पल को देखते हुए क्या इस हवाले से कोई सख्त इक़दाम हुकूमत उठा सकती है? क्योंकि जाहिर है ज़िंदगी और मौत का मामला है यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये इकदाम उठाने पड़ेंगे हमें और हुकूमत इसके ऊपर बहुत सीरियसली वर्किंग कर रही है। तकरीबन वर्क प्लान जो है हमारा तैयार भी हो चुका है क्योंकि पिछले दफा जब ये ईद आई थी तो उसके फौरन बाद जो है वो हमने बहुत ज्यादा केसेस में इजाफा देखा था और उसकी वजह यही थी कि जो ईद की शॉपिंग की वजह से जो बाजारों में रश हुआ था और ईद के ऊपर जो गेट टुगेदर हुए थे वो वजह थी। तो अब तो हम पहले ही क्रिटिकल स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए हैं कि अभी तो वो वाला जो आखिरी अशरे का रश होते हैं और ईद की जो एक्टिविटीज होती हैं उससे पहले हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं क्योंकि पिछली दफा फर्स्ट वेव में जो मैक्सिमम क्रिटिकल पेशेंट थे वो 3400 थे इन अ डे और इस वक्त अभी से हमारे 4500 प्लस जो पेशेंट्स हैं वो इस वक्त क्रिटिकल हैं। तो दिस शोज कि 30% इजाफा तो अभी हो गया हुआ है लास्ट वेव के मुकाबले में। तो इसलिए इस वक्त हम किसी सूरत भी ये चीज जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ईद से पहले की शॉपिंग का रश या ईद की जो गेट टुगेदर्स है उनको करें। तो इसके बारे में हुकूमत हिकमत अमली बना रही है और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला मंडे तक, क्योंकि ये सारी तजावीज जो है ये सूबों को भेज दी गई है कि हमने इन एक्टिविटीज को कैसे रोकना है और कैसे ये गैदरिंग्स वगैरह को और इन चीजों के ऊपर वर्किंग जो है वो सूबों को भेज दी गई है। कल उनकी तरफ से तजावीज वापस आ जाएंगी तो मंडे तक इंशाल्लाह ताला कोई फैसला सामने आएगा। अच्छा, दो मुख्तसर सवाल हैं डॉक्टर साहिबा। एक तो जैसे मिशेल ने बात की कि सख्त इकदाम, ईद की तैयारी, अब 6 बजे तक औकात कार हैं मार्केट्स के, बाज़ारों के, लेकिन हमने देखा कि उन 2-3 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा लोड है मार्केट्स पे, लोगों का रश है
उसकी मैनेजमेंट हमें कोई ख़ास समझ नहीं आ रही कि कैसे इंतज़ामिया उसको डील कर रही है। और दूसरा ये कि बहुत सारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़, कुछ स्टूडेंट्स भी जो पटिशन्स भी लेके गए, वो कहते हैं कैम्ब्रिज के पेपर्स जो शेड्यूल थे उनको आप कुछ अरसे मुलतवी कर दें, आगे कर दें, हुकूमत ये फैसला कर सकती है, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप लाइफ और डेथ का मामला हो तो मैं चाहूँगा इन दोनों को भी आप ज़रा एड्रेस कर दें। जी देखिए, जहाँ तक तो बाजारों वाली बात है, वो ज़ाहिर ज़रूरियात ज़िंदगी, रमज़ान का महीना है, तो इसके अंदर भी बहरहाल मार्केट को बंद करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। और जिस तरह असद उमर साहब ने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप लोगों ने जो अपनी तैयारी करनी है आप लोग अभी कर लें। ज़ाहिर है रमज़ान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो होता है लोगों का, क्योंकि तैयारी होती है जी। इफ्तारी की, रमज़ान की, तो वो उसके लिए उनको इशारा तो मैं समझती हूँ कि दे दिया गया है कि आप अभी कर लें, क्योंकि जो फिर मैक्सिमम रश वाले दिन है उधर लॉकडाउन के चांसेस हैं, और इसकी तैयारी भी हुकूमत मैं समझती हूँ कि किसी हद तक कर रही है। दूसरा जो आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं, देखिए जो कैम्ब्रिज के इम्तिहान है वो सिर्फ तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 80,000 बच्चे हैं जिन्होंने देने हैं, और ये 80,000 बच्चे दे आर स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान। जैसे सिंध की बात हो रही थी तो वो बात करते कि 8,000 बच्चों ने देने हैं। तो अभी ये पॉसिबल है कि इन बच्चों को अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ और खुले माहौल में बिठा के करवाया जाए तो वहां पर, और मास्क का इस्तेमाल बच्चे करें, तो ये मिनिमम रिस्क होता है लेकिन इन डॉक्टर साहब, एक्टिविटीज के साथ अगर वो बच्चे दें। माजरत के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 342 पर मुश्तमिल है, उसकी एक्टिविटीज़ आपने एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी हैं, तो अगर जी बच्चों की आप बात करें तो यकीनन सैकड़ों बच्चे तो एक सेंटर पे आएंगे और पेरेंट्स के कुछ कंसर्न्स हैं जिन्हें आपने एड्रेस करना है। जी जी। वो डेफिनेटली देखिए, ये बच्चों की तादाद को महदूद किया जाएगा, हो सकता है सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, ओपन एयर में खुली स्पेस के अंदर जो है स्पेसिंग के साथ किया जाए, किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जाएगा। बच्चों की सेहत जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है, और बिल्कुल एसओपीज के साथ, और वो वाला माहौल बच्चों को दिया जाएगा जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा उनके लिए, और बिल्कुल एसओपीज के साथ होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी तादाद है, यहाँ पे मॉनिटर हो सकता है और यहाँ पर एसओपीज पे अमल दरामद कराया जा सकता है। ये उस तरह की गैदरिंग्स नहीं है जैसे कि आप बाकी करते हैं। और नेशनल असेंबली के अंदर भी जाहिर है वो एसओपीज के साथ ही हम लोगों ने सेशन अटेंड किया है, मगर बहरहाल वो चूंकि वहाँ पे अमले में कुछ केसेस आए थे, इस वजह से मैं समझती हूँ कि उन्होंने बंद किया है। ठीक है, चलें, हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहबा के इस हवाले से भी इकदाम जो हैं वो अच्छे होंगे। अच्छा, जो पाक फौज की कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर भी अगर आप उसकी वजाहत कर दें कि किस तरीके से होगी, क्या करेगी पाक फौज, और किस तरह चीज़ों को जो है बेहतर करने की कोशिश होगी। देखिए, फौज को इसलिए कॉल किया जा रहा है कि वो एसओपीज पे अमल दरामद कराए। इससे पहले जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, वो चूंकि हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है, लोगों को हर वक्त नजर आती है, लोग उनको ना सीरियस ले नहीं रहे हैं। जिस तरह आपने देखा है कि एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, मगर जो फौज की प्रेजेंस अगर सड़कों पे होगी तो आई थिंक लोगों को ये चीज समझ, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन जो है वो रजिस्टर कर पाएंगे। तो फौज डेफिनेटली इसीलिए कॉल की जा रही है कि वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराए। उनका बहरहाल एक इम्पैक्ट होता है, अगर कोई फौजी व्हीकल्स अगर सड़कों पे गश्त करते नजर आएंगे, या फौज खुद किसी मार्केट में अगर कोई फौजी जाते हैं, तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर ज्यादा असर होगा। उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, और आज शायद इस्लामाबाद में कुछ जगहों पे वो हुआ भी है कि शॉप्स को बंद करवाया गया है, शॉप सील की गई है, फाइन्स हो रहे हैं। तो ये चूंकि लोग समझ नहीं रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि अब इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एसओपी से अमल दरामद के बगैर जो है इसका फैलाव जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और ये कोरोना वायरस अब कुछ अर्से के लिए हमारे साथ है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, और वो इस तरीके से कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। पर लोग चूंकि इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे, इसलिए हम समझते हैं कि फौज के आने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और लोग समझेंगे कि कोई वाकई कोई बड़ी कैलेमिटी है जिसकी वजह से फौज आई है। तो शायद फिर इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है कि उनकी प्रेजेंस से एसओपी पे ज्यादा स्ट्रिक्टली अमल हो सकेगा। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, हम साथ साथ आपको मनाज़र दिखा रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब आप भारत के जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मनाज़र अगर आप दिखाएँ तो मेरे ख्याल में, और अगर आप यहाँ टेलीविज़न के अलावा मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं, सोशल मीडिया, अगर वहाँ पर भी नाज़रीन अगर आप देख लें
तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाए और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि वो वक्त हम पे आए और फिर हमें एहसास हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कोविड कुछ नहीं है, कोरोना शरोना कुछ नहीं है, मेरे ख्याल में अब उनको इसकी संजीदगी, इसकी संगीनी का एहसास हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट के ज़रिए मुश्किल में जो हमारे भारतीय जो शहरी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। फवाद चौधरी साहब ने भी आज जो है वो कहा कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और बड़ी अच्छी बात यह शहजाद के ईदी फाउंडेशन की तरफ से भारत को अमले समेत एम्बुलेंसेज जो है उनकी पेशकश की गई है। सो चाहे कोई दुश्मन हो या कुछ भी हो, इस तरह की तकलीफ में फिर हमारा हमसाया मुल्क है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर है जो दिया गया है, न सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बल्कि ईदी फाउंडेशन की तरफ से। नहीं, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। और बल्कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान को भी भारत ने ऑफ़र की थी कुछ वैक्सीन्स की, वो मामला अगरचे मटीरियलाइज नहीं हुआ, तो यही वो सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि आपस में शदीद कशीदगी भी हो, लेकिन जब इंसानी जानों का मसला हो, इंसानी हुकूक का मसला हो, तो आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भारत के अवाम इतनी लाशें उठा रहे हैं, इतने चीज़ों को बड़े खौफनाक तरीके से मौत को अपने करीब देख रहे हैं, सो जो उनकी हुक्मरानों से गलतियाँ हुई हैं वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने किन जगहों पे, ख़ास तौर पे कश्मीर में किस तरीके से उन्होंने अपना एक सलूक वहाँ पे रवा रखा हुआ है। सो ये सारे का सारा एक टाइम होता है कि जब आपकी आंखें खुल सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत के जो अवाम है वो इस बला से निजात भी हासिल करेंगे, और जो वहाँ पर जो भारत के हुक्मरानों की वजह से लोगों को शिकायत हैं, तकालीफ हैं, जुल्म सितम का सामना है, वो उनका भी इजाला होगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला रहम करे अपना पूरी दुनिया को इस वक्त इस वबा की वजह से जिस तकलीफ़ का सामना है, जिस परेशानी का सामना ख़ास तौर पे जो कुछ भारत में हो रहा है, अल्लाह ताला जो है अपना रहम करम करे। और मुझे एक शेर यहाँ पे याद आ रहा है कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। सो यही इंसानियत है और यही हमारे दीन की भी हमारी जो तालीमात हैं वो हैं, और इन्हीं पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का जो अभी दौरा था 3 ममालिक का, उसके हवाले से हमारे साथ रहेगा। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती। इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी। 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है। अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। अब खसारा बस खुदारा। सबसे ज्यादा खतरे की जद में कौन है? बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो बुलंद फशार खून, दिल के मर्ज या ज़ियाबतीस के मर्ज का शिकार हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा बिगड़ सकती है। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अभी दौरे किए हैं 3 ममालिक के, जिनमें UAE, फिर ईरान और फिर तुर्की का दौरा उन्होंने किया, और इसमें जो बाहमी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ इन ममालिक के, ख़ास तौर पर तिजारत और माशरती जो मामलात और ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बातचीत हुई है। ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि किसी एक मुल्क का दौरा होता है, लेकिन ये एक साथ 3 ममालिक का दौरा हुआ है। और फिर उसमें जो अभी हालिया मुलाकात हुई है 3 वज़राए ख़ारजा की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की, उसमें अफ़गान अमल जो है उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया इस वक्त आसिफ दुरानी साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि ये जो इकट्ठा 3 ममालिक का दौरा था, इसकी ज़रा सिग्निफिकेंस काइंडली अगर आप हमें बताएं कि क्या है। ईरान, UAE, ईरान और फिर उसके बाद तुर्की। जी देखिए, ये एक तो ये इन दौरों का बायलैटरल कंटेंट है कि पाकिस्तान के
इन ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। जी। यूएई है, उसके साथ हमारे न सिर्फ इसमें हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात बल्कि सियासी तौर पे भी बहुत अहमियत का हामिल है, और दिफाई तौर पे भी उसके साथ यूएई के साथ पाकिस्तान का बहुत ताउन। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि डायरेक्ट हमसाया है। ईरान वो मुल्क है हमसायगी में जिसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। जी। कोई डिफरेंस इन परसेप्शन हो सकता है लेकिन डिस्प्यूट नहीं है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और इसलिए जो खत्े में इस वक्त सूरत हाल खासकर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो डेवलप हो रही है उसमें जो है ये अहमियत इख्तियार करता है ये दौरा। प्लस जो बॉर्डर मार्केट्स जो हैं उनका आगाज हुआ, जो 6 MOU साइन हुए बॉर्डर मार्केट्स के सिलसिले में, तो उसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। टर्की के साथ जो है हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और इस वक्त टर्की जो नया रोल एक बहैसियत फैसिलिटेटर का अदा कर रहा है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जी। तो उसकी अहमियत थी। और ये टर्की के दौरे में फिर अफगान वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो न सिर्फ बायलैटरल प्लेन पे पाकिस्तान और टर्की के दरमियान जो है मुज़ाकरात हुए, बल्कि जो है ट्राइलैटरल प्लेन पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, और अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त पीस प्रोसेस जो है जारी है उस कॉन्टेक्स्ट में जो मुश्किलात हैं उनके बारे में बात की गई। तो ये इस लिहाज से एक एक्टिव डिप्लोमेसी है, और इसके यकीनन चूंकि खिते में ऐसे जो है सूरत हाल डेवलप हो रही है, खासकर अफगानिस्तान से प्रेसिडेंट जो बाइडन के ऐलान के उनकी अफवाज जो हैं वो 1 मई से इनखला शुरू होगा, और 11 मई से पहले ये मुकम्मल हो जाए, 11 सितंबर से पहले मुकम्मल हो जाएगा। तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत। जी ठीक। एम्बेसडर साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी कुछ अर्से पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी हम एक रोल प्ले कर रहे हैं टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और सीज़ फायर वायलेशन और बाकी जो एक सिमरिंग टेंशन थी उसको कम करने में भी हमारा किरदार है। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने TRT को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि कोई सीक्रेट डायलॉग नहीं हो रहा इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, और ना कि कोई ऐसा मुल्क है जो किरदार अदा कर रहा है, अगरचे पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश है कि भारत के साथ वो बामुस्बत बामानी मुज़ाकरात करे। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान बात करने की बात करता है कि आएँ आप खुलकर एक मेज़ पर बैठें और दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मुज़ाकरात करें, तो उससे भारत फरार इख्तियार करता है। सीक्रेट डायलॉग अगर हो रहे हैं, अगर या होते रहे हैं, उसमें भारत आने को तैयार होता है या आ जाता है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मेरे ख्याल में भारत राय फरार तो हमेशा इख्तियार करता रहा है, इवन इफ अगर बायलैटरल सतह पे हो। सीक्रेट डायलॉग जो है वो उसमें एक जो रहा वो जो फॉरेन मिनिस्टर कसूरी साहब थे, और एक उस वक्त रहा और उसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में वो खासे आगे भी बढ़ा, लेकिन वो फिर उनके खिलाफ जब लॉयर्स की मूवमेंट हुई तो वो फिर सत्ताने में चला गया। अब नहीं पता कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त जो जिस तरह की खबरें आ रही थी उसमें ये बातें थी। अब मैं तो ये नहीं कह सकता, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है तो जाहिर है उनके पास भी कोई रीज़न होगा, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो सीज़फायर शुरू हो गया है LOC पे, तो जाहिर है वो ऐसे तो कोई मिरेकल तो नहीं हुआ, उसके पीछे ये था कि मुज़ाकरात जारी थे, और उसमें जाहिर है बायलैटरली भी हुआ, लेकिन अगर UAE ने कोई फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है तो वो पाकिस्तान पहले भी उसको वेलकम करता रहा है, तो यकीनन उसको हमें वेलकम करना चाहिए। जी सही। अच्छा दुरानी साहब, इससे पहले अफगान कॉन्फ्रेंस जो है वो शेड्यूल थी, वो मुलतवी हो गई। इस्तांबुल के अंदर बड़ा अच्छा होता कि तालिबान जो है उसमें शरीक होते और मामला शायद ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर इसको अमरीकी फ़ौज के इनखिला से मशरूत कर दिया। लेकिन अभी भी जो मुलाकात हुई है 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के माबैन और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के साथ जो मुलाकात हुई उसमें जिस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है तुर्की ने और पाकिस्तान ने कि मुज़ाकरात की तरफ आए, आप समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा होगा, कोई रोल प्ले किया जा सकेगा अफ़गान हुकूमत की तरफ से? मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान ने जो अशरफ गनी गवर्नमेंट है उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की होगी इस ट्राइलैटरल उसमें, क्योंकि तालिबान इसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर आप उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट देखें ट्राइलैटरल वज़रा ख़ारजा की मीटिंग के बाद जो इशू हुआ है,
उसमें वो ये बात वाज़ेह है कि अमन मुज़ाकरात में जो भी पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग तालिबान, उन पे भी जो है जोर दिया गया है कि वो मुज़ाकरात की मेज पे आए। ये इससे मुज़ाकरात से राय फरार अख्तियार करना इस बात पे कि अमेरिकी फौजी जो है वो निकले नहीं, तो वो जाहिर है जा रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया था 1 मई का, और अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, जाहिर है उन नई एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एडजस्ट करने में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें वक्त लगता है, वक्त दरकार होता है। तालिबान भी अपने तौर पे जो है कई मरतबा जो है वो मुज़ाकरात को डिले कर चुके हैं। वो कई उन्होंने अपने जो है जो शराइत मनवाने के लिए, तो ये इसलिए ये तालिबान अगर ये कहेंगे कि जी हम मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे, तो फिर वो मसले का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है वो हासिल नहीं कर पाए। ठीक ठीक। जी दुरानी साहब, ये ज़रा बताइए कि इसी पे कि आपको याद होगा प्रेसिडेंट गनी की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी अफवाज या इंटरनेशनल फोर्सेस निकल जाएं तो 6 महीने भी हम सस्टेन नहीं कर सकते। और आपको ये भी याद होगा कि पोस्ट सोवियत विड्रॉल कि वहाँ पे किस किस्म की खाना जंगी हुई, डिस्पाइट के मक्का अकॉर्ड भी हो गई, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान जो एक मैदान कारज़ार बन गया, आपस में एक दूसरे को मारने लगे, फिर तालिबान की इमरजेंस हुई। तो इस सारी सूरत हाल में जब तालिबान समझेंगे कि उन्होंने इतने लंबा अरसा जंग लड़ी है और अब वो एक पोजीशन में है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फोर्सेस भी निकल जाएं और तालिबान भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और वो हुकूमत के साथ बैठने को, उनकी शराइत मानने को भी तैयार हो जाएं? देखिए, या तालिबान को फैसला तो करना पड़ेगा। वो ये अगर समझते हैं कि वो एक विनिंग साइड हैं, विनिंग पार्टी हैं, तो उनकी असल जो जंग या उनकी जो फतह या जो डिफीट है वो उस वक्त शुरू होगी अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद ही आपका असल पता चलता है कि आप जो है क्या डिलीवर करते हैं। तो तालिबान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी आइलैंड में नहीं रहते। उनको अभी भी उन्होंने जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे अपना रिकग्निशन उसी वक्त उनको मिला है जब उन्होंने अपना आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया नेबरहुड के अंदर, जिसमें ईरान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, उसके अलावा जो है गल्फ स्टेट्स है उनके साथ उन्होंने अपने जो है डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर वो जैसे पहले उनका दौर था उसमें वो रिक्लूसिव रहते, वो अपने ही उसमें जो है मगन रहते, तो उनको उस वक्त कोई रिकग्निशन नहीं मिली, सिवाय पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अमारात के अलावा उनको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया था। तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पिछले 20 सालों में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और इवन स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और नेबरहुड के अंदर भी अब अगर उनको फर्स्ट टाइम एक एज अ स्टेक होल्डर रिकग्निशन मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में इनको ये एक मौका है जो उनको ज़ाया नहीं कर सकते। सही। अच्छा दुरानी साहब, जो हालिया एक रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की थी जिसमें अलकायदा और तालिबान के ताउन का जिक्र किया गया था, जिसे डिनाई मुसलसल तालिबान जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं अफगानिस्तान में उनमें इजाफा हुआ। सो ये कितनी तशवीशनाक बात है, और अब जो अमरीकी हुकूमत की तरफ से ऐलान दोबारा से इनखला का किया गया है बाकायदा तौर पर, आप समझते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा सूरत हाल में? देखिए, अव्वल तो सवाल ये पैदा होना चाहिए, अलकायदा के कॉन्टेक्स्ट में खुद अमरीकियों ने एक्नॉलेज किया है कि वो उनकी कमर टूट चुकी है। लेकिन अगर आप दाइश की बात करेंगे, आईसिस की बात करेंगे, तो फिर एक तशवीशनाक बात है कि अफगानिस्तान में उनका दाखिला उस वक्त हुआ जब अमरीकी फौजें अफगानिस्तान में जो है स्याह और सफेद की मालिक थी। तो ये सवाल अमरीकियों से होना चाहिए कि अंडर देयर वॉच हाउ कम द आईसिस एंड दाइश दे कुड टेक रूट्स, वो वहाँ पे कैसे वो अपने जो है कदम जमा सके। और ये बात भी वो एक्नॉलेज कर चुके हैं अमरीकी कि तालिबान ने जो है दाइश और आईसिस को जो है उन्होंने टफ टाइम दिया और उनको जो है जमने नहीं दिया। ये भी उनके रिकॉर्ड पे उनके जर्नल्स इस बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं, उनकी जो सियासतदान है वो इस बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं। तो इसलिए इनको बजाय इसके कोशिश ये करनी चाहिए कि फोकस जो है वो पीस प्रोसेस पे होना चाहिए, और इसमें जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की यूनिटी जो है वो अहम है, और अफगानिस्तान के अंदर अमन उस वक्त मुमकिन होगा जब अफगानिस्तान के जितने एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिले।
सही। अच्छा, और ये जो अब दोबारा से अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है अमेरिकी फ़ौजों के इनखला का, इसके बाद भारत का जो किरदार, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो रहा है, आप समझते हैं कि बैकफुट पे रहेगा, भारत चला जाएगा? देखिए, भारत के लिए तो परेशानी का बात है, वो तो खुद इंडियन कमेंटेटर्स इस बात पे जो है कह रहे हैं, और इंडियन लीडरशिप ने, उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी कहा कि जी ये पीस प्रोसेस ऐसा ना हो कि उसमें वी थ्रो द बेबी विद द बाथटब विद द बाथ वाटर। तो उससे उनकी परेशानी आया है। वो जब तक अमेरिकी फौजें थी तो इंडिया को एक तरह से आसरा था, और इंडिया इस काबिल भी नहीं है कि वो अमेरिकियों के जाने के बाद अपने आप को फौजी तौर पे कमिट कर सके। उनको पता है कि अगर अमेरिकी वहां जम नहीं सके तो इंडिया का क्या हाल होगा। और इंडिया ने जो है अफगानिस्तान के अंदर वो कोई अफगानिस्तान की मोहब्बत में नहीं किया। अगर ये मोहब्बत होती तो सोवियत ट्रूप्स जब अफगानिस्तान में थे तो उस वक्त वो इन्हीं मुजाहिदीन को जो है वो टेररिस्ट कहा करते थे, जैसे सोवियट्स कहा करते थे, तो ये उनके साथ होते थे। तो अब वो जो हालात उस वक्त जब बदल गए तो उस वक्त भी हमने देखा कि जब 92 में मुजाहिदीन की हुकूमत आई तो उस वक्त भी इंडिया फेल्ट आइसोलेटेड, लेकिन उन्होंने मनोवर किया। और जब मुजाहिदीन की आपस में जो है उनका जो है सिविल वार की तरफ चले गए, तालिबान सामने आ गए और उन्होंने जब इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया तो इंडिया फेल्ट आइसोलेटेड। और इसलिए इंडिया के लिए ये, और उसमें जो उसका असल मरकज ये रहा है इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर कि वो अफगान सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे, जो वो करते रहे। और उसका जो है वाज़ेह सबूत उनका सपोर्ट है TTP को, और इसके अलावा वो बाज़ बलोच डिसिडेंट ग्रुप्स हैं उनको अफगानिस्तान के सवाल से भी कर रहे थे और ईरान से भी कर रहे थे। तो इंडिया ने ये कोशिश किया है कि पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं उनको, उनकी ज्योग्राफी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी फैलाने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बार बार जो ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि एहतियात की जाए कोविड-19 की वजह से, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर मामला जो है वो ख़राब होते हैं तो फिर हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और मईशत जो है उसको नुकसान होगा। लेकिन मईशत को जो सहारा दे रही है जो चीज़, उसमें जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका बड़ा रोल है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त ढांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम बुरी खबरों के दरमियान अच्छी खबर ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 अरब के डिपॉजिट्स जो हैं वो मौसूल हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो खोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रकूम भिजवा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत को के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सहारा जो है वो हमेशा हम देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो किरदार है पाकिस्तान की मईशत में, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और ये जो प्रोग्राम है रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए जो मुतारफ़ कराया
जाएगा, इसके बड़े मुस्बत असरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम कोविड की वजह से सूरत हाल देख रहे हैं कि जो बड़ी अजीब सी और बड़ी तशवीशनाक है, और खुदा न खास्ता लॉकडाउन की जो बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें ये एक ताज़ा हवा का झोंका जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशआत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स की हम हर थोड़े दिन बाद, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी कोई प्रोग्रेस और अच्छी डेवलपमेंट जो है हमें नज़र आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस पर हम बात करें, क्योंकि इस तरह की जितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, उनको न सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब इस पर? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स ग्रेट कि 100 से ज़ायद ममालिक से जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, we have been able to go to them. There are 9 million Pakistanis abroad, work abroad in all kinds of categories. और उनसे ना सिर्फ वर्कर्स रेमिटेंसेस इम्प्रूव हुई, बट हमने एक टाइमली इजरा किया रोशन डिजिटल अकाउंट्स का, और उससे हमें अब $1 बिलियन इन चंद माह में वो आए हैं जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए वो ये है कि ये फिनटेक है, यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का इकट्ठा होना है कि पाकिस्तानी अपने कमरे में बैठकर अब्रॉड, चाहे वो पेरिस में हो, न्यूयॉर्क में हो, लंदन में हो, यूएई में हो, चाइना में हो, अब एक अकाउंट खोल सकते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर अपने कागजात जमा कराकर। 20 बैंक्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, और इन अकाउंट्स को सिर्फ खोल नहीं सकते बल्कि वहाँ से बैठ के ऑपरेट भी कर सकते हैं, और ऑपरेट करने के साथ साथ उनसे बहुत और फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं प्राइवेट PSX फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, रियल एस्टेट में। सो इट्स अ गुड माइलस्टोन दैट पाकिस्तानीज अब्रॉड आर नाउ फुली इंगेज्ड to do business in Pakistan and not only send remittances. ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बाहर कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे ये फाइनेंशियल लॉस बड़े सख्त हैं, और आप अगर कोई ऐसी अमाउंट या अपनी वेल्थ शो करें जो डॉक्यूमेंटेड ना हो या जिसका जिक्र ना हो, तो आपसे इन्वेस्टिगेशन भी होती है, और फिर जैसे बहुत से कवानीन है, मिसाल के तौर पे जर्नी टू वेल्थ का इन द यूनाइटेड किंगडम, तो ये जो पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें कोई अपनी ट्रेल भी देने की ज़रूरत है, या उनके पास अगर पैसा है और वो बैंक्स में नहीं है कैश की सूरत में, अदरवाइज तो वो पाकिस्तान इन अकाउंट्स में करवा सकते हैं बगैर किसी खदशात के? देखिए फैक्टर्स के इजरा के बाद ऐसा हो गया है कि दुनिया भर में अब जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं टैक्स की, वो आपस में बहुत अलाइन हो गई हैं। सो डेटा जो है, डेटा ट्रांसफ़र हैज़ बिकम वेरी ईजी। पाकिस्तान को भी OECD के थ्रू बहुत सा डेटा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या जो पाकिस्तानीज लिविंग इन पाकिस्तान हैं, उसका 200 ममालिक से एक्सचेंज हो रहा है। और इस एक्सचेंज की वजह से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जो पाकिस्तानीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके ये पैसे, उनकी एक हार्ड अर्नड मनी है। नीडलेस टू से कि वो शायद डिपॉजिटेड ना भी हो, बट लार्जली ये टैक्स पेड मनी है, जिसका एक जो ज्यूरिसडिक्शनल जो आपस में एक्सचेंज होता है, उससे सबको मालूम है कि कितने पाकिस्तानी के कहाँ कहाँ पैसे पड़े हैं। सो आई थिंक फैटिफ की कंप्लाइंस के बाद ही ये सब कुछ हुआ है, और जब मनी भी ट्रांसफ़र होती है तो द ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम अ UK अकाउंट टू अ अकाउंट दैट इज ओपनड इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है या आप समझते हैं कि इसको मज़ीद आसान अकाउंट को खुलवाना जो है वो बनाया जा सकता है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनतकश तबका है सऊदी अरब में, UAE में, जो इतने ज़्यादा वेल अवेयर नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए ज़रा मज़ीद इसको आसान बनाया जाए। आप समझते हैं कि अभी गुंजाइश है इसमें? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज़ में ही होती है, और यू कांट टेक दैट अवे, बट द फैक्ट इज़ कि अगर आपको पाकिस्तान आने के अलावा वहीं बैठकर अकाउंट खोलने की सहूलत मुयसर हो गई है, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू बिगिन विद। बट गोइंग ऑन, इसमें कई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं जो कि की जा रही हैं शायद, और आप देखेंगे कि देयर विल बी न्यू प्रोडक्ट्स दैट विल कम इन। बट एज सच इनमें जो एक चीज़ आगे जाके सोची जा सकती है वो यह है कि इसमें 5,000 फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द फर्स्ट टाइम, और फिर आप हजार के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। इसी तरह आप 1 लाख
इन्वेस्ट कर सकते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, और फिर आप उनका मल्टीपल्स बना सकते हैं 10-10 हज़ार का। सो ये चीज़ ज़रूर सोची जा सकती है कि अकाउंट के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं नया पाकिस्तान में, तो क्या उसको कम करके और लोगों को शामिल किया जा सकता है कि जो $1,000 से शुरू करना चाहें या जो 50,000 से शुरू करना चाहें। सो योर क्वेश्चन इज पर्टिनेंट टुवर्ड्स द नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कि क्या हम इनकी शराइत को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं, और अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम करें तो दैट वुड बी हेल्पफुल। ठीक। डॉक्टर साहब, एक ट्रेंड देखा गया ओवरसीज पाकिस्तानीज में, जो कुछ ऐसे ममालिक हैं जो फैमिली डेस्टिनेशंस नहीं है, ख़ासूसन गल्फ कंट्रीज़, वहाँ पर लोग जाते हैं लेकिन फैमिलीज़ उनकी पाकिस्तान होती हैं, तो वो हमेशा रेगुलरली एक पाकिस्तान पैसे भिजवाते रहे हैं और अब भी भिजवाते हैं। जबकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूरोप के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर फैमिलीज़ के साथ पाकिस्तानीज़ वहाँ पर रह रहे हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो पैसे पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजना उन लोगों के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि फैमिली पूरी की पूरी वहाँ पर है। तो इसके ज़रिए, इन अकाउंट्स के ज़रिए कोई ट्रेंड में शिफ्ट आपने देखी, ऑब्जर्व की कि उनको अगर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है अमेरिका या यूके के मुकाबले में पाकिस्तान में, तो वो लोग जिनके वहाँ पे अपने डिपॉजिट्स हैं, उन्हें पाकिस्तान रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगेन पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखें, इस वक्त जो बाहर रेट्स हैं, जो रिस्क फ्री रेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ investment in the government securities, they are either near zero or even negative in some places. If Pakistan is up to 7% offering on the dollar and up to 11% on the rupee, so it is very likely that people जिनके deposits at 0% पड़े हैं या पहले से पड़े थे 1 या 2% पे और अब आके mature हो गए हैं, they would take that seriously कि क्या पाकिस्तान में इतने अच्छे रेट्स पे हम ये पैसे इन्वेस्ट करें। और चूंकि इसमें रिपैट्रिएशन की गुंजाइश मुकम्मल तौर पे मौजूद है, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी हेल्पफुल दैट आप जब भी चाहें, जब आपके सर्टिफिकेट्स मैच्योर हों या आपके पैसे सिर्फ एक रोशन डिजिटल अकाउंट वेदर इन डॉलर और रुपीस में पड़े हैं और आप वो रिपैट्रिएट करना चाहते हैं, तो कोई परमिशंस दरकार नहीं है और आप उनको रिपैट्रिएट कर सकते हैं। सो इस सारे उसमें आई थिंक बिकॉज रिपैट्रिएबल अकाउंट्स हैं, इसका आसान लफ्जों में मतलब यह है कि whenever the overseas Pakistanis want, they can take their dollars, pounds और यूरोज। अब ये 3 करेंसीज में चल रहा है। सो आपके सवाल का अगला हिस्सा ये है, जवाब ये है कि क्योंकि अब ये ज्यूरिसडिक्शंस भी बढ़ गई हैं कि आप सारे यूरोप को भी टारगेट कर सकते हैं इन यूरोज, आप पाउंड्स में यूके भी कर सकते हैं और डॉलर भी कर सकते हैं। और हमारे वो बहन भाई जो कि इस्लामिक शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, so a vehicle has also been created for them to invest in Islamic Sharia certificates. So you know this is all very good, but then हमारे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। I think that is an area that should pick up. The other areas are कि लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। So all avenues are covered in. जो लास्ट डेटा हमने देखा मार्च का, उसमें तकरीबन 1,10,000 अकाउंट्स थे और 100 कंट्रीज से ज़्यादा है जहाँ से अकाउंट्स खुले थे। सो लेट्स सी दी अप्रैल एंड डेटा की 1,10,000 से कितना बढ़ा है जब $1 बिलियन पे गए हैं, या ये वही लोग हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू नो द लिमिट इज़ क्वाइट हाई विद 9 मिलियन पाकिस्तानीज एंड ऑल द ज्यूरिसडिक्शंस अवेलेबल टू देम कि वो सारी अपनी करेंसीज यूज हो सकती हैं। सो वन शुड रिमेन होपफुल। मैं वही आपसे डॉक्टर पूछना चाही थी कि जितनी तादाद है पाकिस्तानियों की बैरूनी ममालिक में, उसको देखते हुए ये जो प्रोग्रेस है ये कैसी है? I think the progress is satisfactory, also considering, देखें इसमें एक चीज साथ हुई है कि हमारी remittances भी जो हैं वो बहुत बड़ी हैं and you know they are coming at higher than $2 billion consistently for a few months। और इसमें एक चीज का बहुत बड़ा हाथ है और वो है कि ये कोविड का वो बेनिफिट है कि जहाँ ट्रैवल बंद हुई, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ मनी थ्रू इलीगल चैनल्स फाटिफ की वजह से हम कंप्लायंट हुए, और हमने इजी कर दिया थ्रू द पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो पिछले 10 साल से चल रहा है। फिर हमने अकाउंट खोलना आसान कर दिया वहीं बैठ के। सो जब ये 4 चीजें इकट्ठी हुई तो बहुत सी जो पैसे हैं जो इलीगल चैनल्स या इनफॉर्मल चैनल्स कह लें उनको आप, इलीगल और इनफॉर्मल का जो मिलाप था उनसे यूज हो रहे थे, दे आर नाउ कमिंग थ्रू मोर सो थ्रू द रेगुलर चैनल्स व्हिच इज वन द remittances and part of that the Roshan digital accounts.
बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि वी मस्ट थिंक कि ये इन एनी केस जब ये पैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट होते हैं सो 11% ऑन द रूपी और इस पे सिर्फ जो टैक्स है वो 10% है, यानी कि दैट्स योर फाइनल विद टैक्स लाइबिलिटी और कुछ नहीं है। और 7% ऑन द डॉलर, दे आर ऑन द हायर साइड कंसिडरिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो अब चूंकि प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड और हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं प्रोडक्ट की, वी शुड थिंक कि क्या कर्जा इसी रेट पे हमें और लेना चाहिए या मे बी इसको टेपर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब आपके वक्त के लिए। और ये जो अच्छी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, जो मईशत को सहारा देने के लिए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का किरदार है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर हमने एहतियात ना की और कोविड-19 के केसेस बढ़े और खुदा न खास्ता में लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा, तो ये तमाम जो किया कराया है इसके ऊपर हम खुद पानी फेर देंगे। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम न सिर्फ इन चीज़ों को अप्रिशिएट करें बल्कि अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ और अपना अपना किरदार जो है उसको भी बखूबी निभाएं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।